अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 115 स्टार्ट हो गया जी कैफ 5 का। तो हमने जाते जाते कुछ बात की थी कि अगर गुड्स सर्विसेज अपनी ज़ात के एतबार से अलग अलग हों और सेलर भी उनको कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग बेच रहा हो, तो फिर ये जितनी गुड्स या सर्विसेज हैं ये सब एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएंगी। असल कहानी ये थी। तो फिर इधर कॉफ़ी पकड़ाएगा सेलर, चीनी पकड़ाएगा, दूध पकड़ाएगा, तो साथ के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाएगा। लेकिन जो मैंने जाके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने क्या आवाज़ लगी थी, भाई मुझे 1 कप कॉफ़ी का दे दें। तो फिर गुड्स अपने एतबार से, अपनी ज़ात के एतबार से तो अलग अलग थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, टू डिलीवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो क्या किया था सेलर ने, डिफरेंट इनपुट्स को कंबाइन किया, इंटीग्रेशन सर्विस दी और एक कंबाइंड आउटपुट निकाल दी। तो गुड्स सर्विस अपनी ज़ात के एतबार से तो अलग अलग थी, लेकिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है, ये इंटीग्रेशन सर्विस दी है सेलर ने, जिससे मल्टीपल इनपुट्स एक कंबाइंड आउटपुट में कन्वर्ट हुई है। तो इस सूरत के अंदर सेलर की एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और वो है टू डिलीवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। ये असल में कहानी है, ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा, एक तो हो गया ये। दूसरा, अपने ज़ात के एतबार से अलग अलग हैं, आगे पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ते हैं, चलो बात फिर और तरह चली जाएगी जी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बारे में एक डेफिनेशन है, वो एंड पे आगे पढ़ते हैं। अभी हमने बात क्या शुरू की है, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट। जी कब, नहीं जी, द गुड्स और सर्विसेज, द गुड और सर्विस इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। इफ बोथ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। कौन कौन सा जी, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडीली अवेलेबल टू कस्टमर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप बाजार से गए और आपने बाजार से जाकर एक कीबोर्ड खरीदा। क्या खरीदा जी, कीबोर्ड। यहाँ पे स्पेस का बटन लगा होता है, यहाँ पे बहुत सारे बटन लगे हुए हैं, ठीक है जी, यहाँ पे बहुत सारे बटन लगे हुए हैं, ये ऐसे करके, फिर यहाँ पे नम पैड है, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, आपका कीबोर्ड। ये क्या है, आपका कीबोर्ड। अब ये कीबोर्ड अकेले पड़े हुए तो चल नहीं पड़ेगा, क्या ख्याल है, कीबोर्ड खुद से तो नहीं चलना, लेकिन आपके घर में एक कंप्यूटर पड़ा है, आपने ये कीबोर्ड जब उसके साथ अटैच करना है तो ये काम दे जाएगा। तो ये यहाँ पर वो बोल रहा है स्टैंडर्ड कि डिस्टिंक्ट कब है गुड या सर्विस, जब कस्टमर उस गुड या सर्विस से ऑन इट्स ओन बेनिफिट ले सके या टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडीली अवेलेबल टू कस्टमर। तो ऐसी सूरत के अंदर वो क्या कह रहा है, अपनी ज़ात के एतबार से इसको हम अलग समझेंगे, ठीक है। ये कब कब अपनी ज़ात के एतबार से अलग है, अपनी ज़ात के एतबार से अलग, ठीक है जी। और अगली बात, द एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स और सर्विसेज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, उर्दू में लिख रहा हूँ ना, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग हो, ठीक है जी। कि अपनी ज़ात के एतबार से तो ब्रेड भी अलग थी, टमाटर भी अलग थे, केचप भी अलग था, चिकन भी अलग था, लेकिन जब सैंडविच बन गया तो अपनी ज़ात के एतबार से तो अलग था, लेकिन कस्टमर के साथ सेलर ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या सैंडविच बेचने वाला ये कहता है मैं तुम्हें ब्रेड के 2 स्लाइस बेचूंगा और 3-4 टमाटर के पीस बेचूंगा और इतने ग्राम उसमें चिकन बेचूंगा, क्या ऐसा करते हैं? तो कहता है कि मैं आपको एक सैंडविच बेचूंगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अब इस पहले पॉइंट के साथ इसको जोड़ें।
अ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस इफ गुड्स और सर्विसेज कुड बी यूज्ड, कंज्यूम्ड, सोल्ड फॉर एन अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू, अच्छा, और अदरवाइज हेल्ड इन अ वे दैट जनरेट इनकम इफ अ गुड और सर्विस इज रेगुलरली, हाँ ये काम की बात है, असल में तो ये बात है, ठीक है, कि if a good or service is regularly sold separately, this would indicate that customer generally can benefit from good or service on its own or in conjunction with other available। तो ये एक निशानी है कि अगर गुड्स या सर्विसेज रेगुलरली अलग होकर बिकती हैं तो इसकी निशानी है ना अकल वालों के लिए कि अगर ये अलग से बिक रही हैं, अलग से चीनी, अलग से कॉफ़ी, अलग से जो है वो दूध ये बिक रहा है, तो ये निशानी है अकल वालों के लिए कि ये गुड्स जो हैं ये इस तरह की हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये चार चीज़ें लेकर पांचवें किसी बंदे के पास जाके कहे मुझे ये इंटीग्रेट करके कॉफ़ी का कप बना दूं, ठीक है, क्या ख्याल है, खुद ना भी बनाए, घर जाके बनवा ले, किसी से बनवा ले, ठीक है। तो गुड्स या सर्विसेज का डिस्टिंक्ट होना एक निशानी उसकी क्या है कि ये रेगुलरली आमतौर पे आप देखते हैं कि आपको आसपास अलग से बिकती हुई नजर आ रही है। आप अपने गली के नुक्कर एक मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर पे चले जाएं तो वहां पे आपको चीनी अलग से मिलती नजर आ जाएगी, दूध अलग से बिकता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो एक निशानी है अकल वालों के लिए कि गुड्स या सर्विसेज अगर रेगुलरली सोल्ड हो रही हैं सेपरेटली, ठीक है, तो फिर ये इंडिकेशन है कि ये कस्टमर जो है ये इनसे ऑन देयर ओन बेनिफिट ले सकता है या इन कंजंक्शन विद अदर, का मतलब बता दिया आपको कि जैसे कीबोर्ड है वो बिल्कुल अकेला तो नहीं चल पड़ेगा, लेकिन घर पे मौजूद एक ऐसी चीज़ आपके पास है जिसके साथ ये अटैच होकर फ़ायदा दे देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इस जुमले के साथ नीचे वाले पैरा को जोड़कर ज़रा पढ़ना है। वो क्या है जी, बल्कि एक मिनट, इसके साथ नहीं, ये इसके साथ जोड़ेंगे। ये फिर आगे क्या कहता है, इफ़ गुड प्रॉमिस गुड और सर्विस इज नॉट डिस्टिंक्ट एंटिटी शेल कंबाइन दैट गुड और सर्विस विद द प्रॉमिस गुड और सर्विस अंटिल इट आइडेंटिफाइज बंडल ऑफ गुड्स दैट इन सम केसेस दैट वुड रिजल्ट इन एंटिटी काउंटिंग फॉर ऑल। वही मतलब कि अगर गुड सर्विसेज जो है, प्रॉमिस गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं है तो उन सब को इकट्ठा कर दें, एंटिटी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यार मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट है, यूनिट होता है ना, एक इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट होता है कि नहीं होता, बोलो, हर यूनिट डिस्टिंक्ट है, यूनिट इज डिस्टिंक्ट। अब ये भी तो एक केस है, ठीक है। तो सीरीज ऑफ यूनिट्स आपको ट्रांसफर हो रही है। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट गुड्स सर्विसेज हैं, ये सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज हैं, तो इसके बारे में यूं कह दिया जाता है कि ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम। जैसे जैसे रेवेन्यू, जैसे जैसे, अब ये नहीं कि हम ठीक है वो एक ऑब्लिगेशन है, हालांकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, खैर चले ये बीच में वैसी बात आ गई बातों में। तो मैं ये कह रहा था कि आपको अगर ये डिसाइड करना है गुड सर्विसेज कब डिस्टिंक्ट है, तो ये दोनों बातें ध्यान में रखो, अपनी ज़ात के एतबार से भी अलग हों और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग हों, जिसमें से एक निशानी क्या है, अगर रेगुलरली ये अलग से बिकती हैं, बाकी छोड़ो, ठीक है, तो ये एक निशानी है कि ये डिस्टिंक्ट हैं, इनसे कस्टमर ऑन देयर ओन फ़ायदा ले सकता है। लेकिन दूसरी बात कि एंटिटी का जो प्रॉमिस है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी वो डिस्टिंक्ट हैं या नहीं, इसके लिए जो मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपको कप ऑफ कॉफ़ी दूंगा, तो फिर इंटीग्रेशन सर्विस देकर कंबाइन करके इनपुट्स को एक आउटपुट बना रहा है। एक ये सूरत है पहले वाली। दूसरी सूरत क्या है कि यार तीसरी को ना फिलहाल मेरे ख्याल में काट दो, बस इसको छोड़ो, फिर कहीं अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ये दो चीज़ें ध्यान में रखो। पहली चीज़, एंटिटी डज नॉट प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड सर्विसेज। ये क्या है, ये तो उलट बात कर रहा है। क्या कह रहा है, फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट एंटी प्रॉमिस ऑफ गुड सर्विसेज इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इंक्लूड्स। कि कब वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल समझेंगे, कहते हैं जब एंटिटी डज नॉट प्रोवाइड a significant service of integrating the good services with other good services promised in the contract into a bundle of good services। मतलब वो ये उलट बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बताएंगे कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टमर के अंदर, ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये डिस्टिंक्ट हैं या नहीं है। तो उसको यूँ बोलना चाहिए था कि एंटिटी
does provide a significant service of integrating the goods or services with other goods or services from the contract into a bundle of goods or services that represent combined output। तो अब सीधा हो गया जुमला, क्योंकि ऊपर कह रहा है वो फैक्टर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं कि एंटिटी परफॉर्मेंस टू ट्रांसफर अ गुड और सर्विस टू कस्टमर इज नॉट, यहाँ पे नॉट में डाल दूं ना अगर, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा जुमला, लेकिन यहाँ से नहीं, वहाँ अलग पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको सीधा ही रहने देते हैं। बहरहाल असल बात जो मैंने समझाई वो ऐसे थी कि कब ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, कब ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगी, जब ये ना हो, क्या ना हो, एंटिटी ये सर्विसेज प्रोवाइड ना कर रही हो इंटीग्रेशन की, कि बंडल को इकट्ठा करके एक कंबाइन आउटपुट बना दे, ठीक है। बहरहाल इसको अगले सवाल से पढ़ के फिर वापस आते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, ये वापस ही आकर पढ़ते हैं, चले आगे जरा एग्जाम्पल्स पढ़ के आते हैं, फिर ये वाला टेबल पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे, ठीक है। आओ जरा एग्जाम्पल 1 पे शुरू करो, फिर जरा आइडिया होता जाए। ऑन 1 जनवरी 2022 यू वेंट टू मैकडॉनल्ड्स एंड ऑर्डर ये रिजवान बर्गर जो हमने किया था, एंड ऑर्डर अ फिश बर्गर, फ्राइज एंड बॉटल। दीज आइटम्स आर नॉर्मली सोल्ड एट फॉलोइंग प्राइसेस। ड्यू टू प्रमोशनल पैकेज द लम सम प्राइस इज चार्ज टू यू 450। हाउ मैनी पीओज, कितनी पीओज हैं जी इसमें, क्योंकि ये गुड्स ऑन देयर ओन भी डिस्टिंक्ट हैं, यानी कस्टमर इनसे अलग अलग फ़ायदा उठा सकता है, कि आपको ये सारी डील ऐसे नहीं करनी पड़ेगी कि फ़िश बर्गर है उसको खोल के उसके ऊपर फ्राइज फैला दें, उस पर पानी से बोतल भी डाल दें और उससे करके आपको कोई नई सी चीज़ बनाकर दे दें, ऐसा नहीं है। ये गुड्स ऐसी हैं ऑन देयर ओन, इनसे फ़ायदा लिया जा सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग ऑब्लिगेशंस हैं, कि ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि उन्होंने, आपने ऑर्डर किया फिश बर्गर, फ्राइज और बॉटल, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये तीनों अलग अलग लिखे हुए हैं, तो ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये क्या है, 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन 2, कॉफी टी एंड कंपनी सोल्ड अ लार्ज कप ऑफ कॉफी, कैपुचिनो कॉफी इंक्लूडिंग कॉफी, जिसमें कॉफी बीन्स भी हैं, मिल्क भी है, शुगर भी है, टू मिस्टर, तो इंजी भाई गए कॉफी टी एंड कंपनी पर, ठीक है जी, और उन्होंने जाकर उन्होंने कहा मुझे 1 कप कॉफी दे दे, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, 1 कप कॉफी का। अब गुड सर्विसेज ऑन देयर ओन तो डिस्टिंक्ट हैं, क्या, कॉफी बीन्स, मिल्क, शुगर, ये ऐसे हैं कि अलग अलग इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये अलग अलग नहीं है। पढ़िए ज़रा, दो कॉफी बीन्स, मिल्क एंड शुगर आर डिस्टिंक्ट ऑन इट्स ओन, बट दीज 3 थिंग्स आर यूज्ड एज अ इनपुट, ये इंपॉर्टेंट बात है, यूज्ड एज एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन सर्विसेज, ठीक है। तो एंटिटी इज प्रोवाइडिंग इंटीग्रेशन सर्विसेज, सो देयर इज ओनली 1 ऑब्लिगेशन, दैट इज कप ऑफ कॉफी, ठीक है। अब जरा इधर पढ़ें, जरा वापस आके टेबल को, के गुड्स और सर्विसेज पिछले सर्वे दैट आर प्रॉमिस्ड टू अ कस्टमर इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट, ये सीधा लिखा हुआ है। पहला, गुड्स सर्विसेज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट है, मतलब कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद सम अदर जो कि रेडीली अवेलेबल हैं। जैसे मैंने वो कीबोर्ड बनाया था, वापस यहाँ ले आऊँ जरा, बड़ा अच्छा बना था, ओह कट कर दिया मैंने, इधर ही रहो, सिर्फ कॉपी किया था, तुम्हें नाराज हो गए हो तुम। ये तार ज़रा लंबी ना कर लें। ये यहाँ से तार चला देते हैं, ठीक है जी, ये लंबी तार वाला हमने, गेम वाला भाई कह रहे हैं, गेम वाला ये, ठीक है जी। तो ये कीबोर्ड है। तो गुड सर्विसेज कब डिस्टिंक्ट हैं, जब कस्टमर उनसे बेनिफिट्स ले सके ऑन इट्स ओन या टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडीली अवेलेबल टू कस्टमर। फर्दर एक्सप्लेनेशन में क्या है, द फैक्ट दैट द एंट्री, वही वाली बात, रेगुलरली सेल्स अ गुड सर्विस सेपरेटली वुड इंडिकेट दैट कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड सर्विस ऑन इट्स ओन। तो वही वाली बातें इकट्ठी कर दी गई। तो मेरा तो मशवरा ये है कि इधर की बजाय, ठीक है यहाँ पे हमने देख लिया, इधर की बजाय ज़्यादा बेहतर है इसी टेबल से पढ़ लें आप, ठीक है। नेक्स्ट, एक तो ये शर्त पूरी हो, ठीक है जी, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या ये चीज़, ये तुम पश्तो में नहीं लिखा हुआ, क्या ये चीज़ खुद अपने अंदर अलग अलग है, ठीक है, तो ये पश्तो में लिखा गया, मुझे पता है अलग हो गया, बन तो पश्तो गई ना। नेक्स्ट, द गुड और सर्विसेज इज डिस्टिंक्ट विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, के इस कॉन्ट्रैक्ट में सेलर इनको अलग अलग बेच रहा है। इफ गुड सर्विसेज आर, अब अगर गुड सर्विसेज आर यूज एज इनपुट टू क्रिएट अ कंबाइन आउटपुट, कॉफी कप, या इनपुट
या एक ऐसा इनपुट है जिसने आउटपुट को मॉडिफाई कर दिया है, या हाईली इंटररिलेटेड तो मैंने फिलहाल छुड़ाया हुआ है, ठीक है। तो चलें, मतलब एक चीज़ ऐसी है जो दूसरे के बगैर चल ही नहीं सकती, तो ये कहीं अलग से पढ़ेंगे। तो दीज गुड्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब ये क्या है, इनपुट टू मॉडिफाई एन आउटपुट। ऐसा काम आप जे डॉट पे गए, ठीक है जी, जे डॉट पे गए और आपने जाके, उमर ने जाके वहाँ पे जे डॉट पे एक उसको सूट पसंद आ गया, और वो सूट पसंद आया वो जो मेरे साइज़ का था, हाँ जी, वो डबल ट्रिपल एक्सल उसको समझ आ रहा था कि यार यही वाला ही बस पसंद है मुझे, और कोई उसके साथ का था ही नहीं। अब उसने कहा भाई, उनको कहा सेलर को, जे डॉट को, कि जी मुझे ये ना मॉडिफाई करके दे दें। अब कस्टमाइजेशन सर्विस एक ऐसा इनपुट है जो ये अपने दर्जी से भी करवा सकता था, लेकिन चूंकि सेलर ने ही ये मॉडिफिकेशन सर्विस दी, और ये मॉडिफिकेशन सर्विस ने क्या कर दिया, इस एक ऐसा इनपुट था जिसने आउटपुट को यानी सूट को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो अगर जे डॉट पे जाए तो कुर्ता और उसकी कस्टमाइजेशन, ये कस्टमाइजेशन और ये कुर्ता, क्या दो ऑब्लिगेशंस हैं या एक? देखो, कुर्ता और कस्टमाइजेशन ऑन इट्स ओन तो डिस्टिंक्ट हैं, यानी कस्टमर कुर्ता यहाँ से ले ले और कस्टमाइजेशन अपने दर्जी से करवा सकता है, कोई मसला है। लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या सेलर इनको अलग अलग बेच रहा है? नहीं, बल्कि नहीं, अलग अलग नहीं बेच रहा, तो क्या ये इनपुट क्रिएट कर रहा है कंबाइंड आउटपुट? ये कुछ चीजें मिलकर एक कंबाइंड आउटपुट बन रहा है? नहीं, ये इनपुट कुछ चीजों का इनपुट मिलकर कंबाइंड आउटपुट नहीं बन रहा, बल्कि ये एक इनपुट है जो आउटपुट को मॉडिफाई कर रहा है। तो बहरहाल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये अलग अलग नहीं रहा, ठीक है। तो गुड सर्विसेज ऑन इट्स ओन डिस्टिंक्ट कब हैं? जब उनसे अलग अलग फायदा लिया जा सके, ठीक है। दूसरी बात, ये शर्त पूरी हो तो आगे आओ। दूसरी बात देखो, क्या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये अलग अलग हैं? अब ये दो जो हैं ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग नहीं है। जैसे मैंने कहा कप ऑफ कॉफी, कई इनपुट्स मिलकर एक कंबाइन आउटपुट में, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन सर्विस, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इनपुट है टू मॉडिफाई आउटपुट, तो इनपुट है टू मॉडिफाई आउटपुट, तो ये भी क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग नहीं रहा, ठीक है। तो फिर वो क्या कहेंगे कि जी इसकी दो ऑब्लिगेशंस हैं, एक कुर्ता डिलीवर करेंगे और दूसरा कस्टमाइजेशन सर्विसेज देंगे। जब कुर्ता डिलीवर कर दें तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, जब कस्टमाइज कर दें तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दें, ठीक है। अच्छा जी, तो नोट भी पढ़ लें। इफ प्रॉमिस गुड्स और सर्विस इज नॉट डिस्टिंक्ट, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, एंटी शैल कंबाइन दैट गुड और सर्विस विद अदर कंबाइन प्रॉमिस गुड्स अंटिल इट आइडेंटिफाइज बंडल ऑफ गुड सर्विसेज दैट इज डिस्टिंक्ट, ठीक है। इन सम केसेस दैट विल रिजल्ट इन एंटिटी अकाउंटिंग फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ। कभी कभार तो ऐसा ही हो जाता है कि जब वो बंडल बनता है तो वो ये बन जाता है, बंडल बनाते बनाते वो कॉपी हो गया, तो ये एक ही ऑब्लिगेशन है। और कभी ऐसा होता है कि आपने वो बंडल्स जब बनाने होते हैं, ठीक है, तो ये दो भी हो सकते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में दो ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है जी, और पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अकेली सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाती है। बहरहाल गुड सर्विसेज कब डिस्टिंक्ट हैं? जब ऑन इट्स ओन, जब कस्टमर उनसे अलग से फ़ायदा उठा सके और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी वो, और अगर कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में वो अलग नहीं है तो उसकी एग्जांपल्स दो क्या आ गई हमारे सामने कि इनपुट्स मिलकर एक कंबाइन आउटपुट बन रहा है, या आप इनपुट ऐसे कर रहे हैं कि वो आपके आउटपुट को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये वाली लाइन मैंने उस वक्त छोड़ दी थी, ये देखो, गुड सर्विसेज डज नॉट, अच्छा ये तो उलट चल रहा है ना, एक तो बदतमीज, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई और कस्टमाइज एंड अदर गुड सर्विसेज प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सीधा नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे सीधा करके आपको लिख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ने की बजाय, या यहाँ से पढ़ना तो फिर ऐसे ही कर लो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले चेंज किया था, ओके। सादा बात, ये गुड सर्विसेज कब डिस्टिंक्ट हैं? जब ऑन इट्स ओन भी वो डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग उनसे फायदा उठा सकते हैं कस्टमर, या अलग अलग फायदा नहीं उठा सकता, तो उसके पास ऑलरेडी कोई चीज अवेलेबल है जिसके साथ जोड़कर इसका फायदा उठा सकता है। तो ये गुड्स क्या कहलाएंगी, गुड्स सर्विसेज क्या कहलाएंगी, डिस्टिंक्ट। अब एक शर्त तो पूरी हो गई, अब दूसरी शर्त पूरी, क्या डिस्टिंक्ट की दूसरी शर्त क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट, सेलर भी क्या इनको अलग अलग बेच रहा है? तो उसके लिए अगर ये दो सूरतें आ जाएं तो फिर सेलर इनको अलग अलग करके नहीं बेच रहा बल्कि इकट्ठा ही बेच रहा है। क्या मतलब कि बहुत सारे इनपुट्स को मिला के, बहुत सारी डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज को मिला के एक कंबाइन आउटपुट दे रहा है, या इनपुट से
आउटपुट जो दे रहा है वो मॉडिफाई हो रहा है, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि ये फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग नहीं रहेंगे। ठीक है, ये अब इकट्ठा ही कर दो। ओके, और सही है, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो डिस्टिंक्ट होने के लिए जरूरी क्या है? इफ गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड एज एन इनपुट टू क्रिएट कंबाइंड आउटपुट और गुड्स सर्विसेज आर input to modify an output, then goods are not distinct in the context of customer contract। ठीक है जी, ओके, डन हो गया। ये ना एक बार आई कैप ने पूछा हुआ है पास पेपर में, सिर्फ ये आई थिंक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन पूछी थी उसने कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को डिफाइन कर दो, और साथ ही कहा था कि क्या एग्जांपल्स हैं आप प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज की। तो ये बस उठा के 3-4 इसने कही थी यहाँ से उठाकर लिखनी थी एज इट इज़। बाय द वे, प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज में क्या हो सकता है जी? सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी, रीसेल ऑफ गुड्स परचेज बाय एंटिटी, परफॉर्मिंग एग्रीड अपॉन टास्क, प्रोवाइडिंग एजेंसी सर्विसेज, कंस्ट्रक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग डेवलपिंग एसेट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ग्रांटिंग लाइसेंसेज, स्टैंडिंग रेडी टू प्रोवाइड सर्विसेज वगैरह वगैरह। ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं स्टैंडर्ड ने प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज की। तो ऐसे ही इसने पूछ लिया था। ठीक है, बस जाते हैं सवालों पे, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, ज़रा जल्दी से ये एग्जांपल्स थोड़ी सी मुझे करवा दो जल्दी से। ये 2 एग्जांपल्स हो गई हैं, अब ये ज़रा समझ आ जाता है ना, उसके बाद फिर ज़रा थोड़ी सी इसको ब्रेक कर देते हैं बात को, ज़रूरत पड़ी तो फिर थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। ज़रा 2-4 एग्जाम्पल्स पढ़ो, फिर न्यूमेरिकल पे चलते हैं, क्योंकि आप आए थे ज़रा ताज़ा थे ना वो शाम वाली क्लास में। अगर मैं ये थोड़ा सा बाद में लेके जाता तो फिर तो बिल्कुल ही अच्छा। चलें जी, मैकडोनल्ड सोल्ड अ बर्गर जिसमें ये बन भी है, चिकन भी है, अनियन भी है, कैच अप भी है और ओलिव्स भी हैं, टू वसीम अकरम। ठीक है जी, तो वसीम अकरम को एक बर्गर बेचा है उन्होंने, उस बर्गर के अंदर ये सब कुछ है, कैच अप भी है। ठीक है, कैच अप भी है। तो 2 bun, chicken, onion, ketchup and olives are distinct on its own, but these are used as an input to produce a combined output, so are not distinct in the context of contract। तो फिर कितनी ऑब्लिगेशंस हैं? एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और वो क्या है? बर्गर, कैचअप नहीं, बर्गर। अच्छा, शाहिद अफरीदी, a real estate contractor enters into a contract to build a हस्पताल for a customer. The entity is responsible for overall management of project and identifies various promised goods and services, including engineering, site clearance, foundation, procurement, construction of structure, print, piping and wiring, installation of equipment and finishing। हाँ जी, अब बताइए जी आपके ख्याल में इसमें कितनी ऑब्लिगेशंस बनती हैं? गिनती कर लेते हैं, ज़रा गिनती करते हैं जी। इसमें जनाब पीओज हैं, कितनी गुड्स कितनी डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज हैं? वो कहता है जी इंजीनियरिंग है, साइट क्लियरेंस है, फाउंडेशन है, प्रोक्योरमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, पाइपिंग है, वायरिंग है, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट है और फिनिशिंग है। तो ये सब की सब चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन इट्स ओन डिस्टिंक्ट हैं। क्या मतलब? किसी इंजीनियर से आप नक्शा बनवा लो, तो किसी दूसरे को बुला के आप साइट क्लियरेंस का काम करा लो, फिर तीसरे मिस्त्री नहीं पसंद नहीं आया काम, फाउंडेशन किसी और से बनवा लो, फिर प्रोक्योरमेंट कहीं और से कर लो, कंस्ट्रक्शन के लिए फिर को और बुला लो, एंड सो ऑन। हर एक काम आप अलग अलग करवा सकते हैं अलग बंदों से। तो ऑन इट्स ओन निशानी है ना, ये सारे काम हो रहे हैं। आपका घर अगर फाउंडेशन तक बना हुआ है, आपका कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है, तो बहुत सारे और कॉन्ट्रैक्टर ऐसे मौजूद हैं जो आके आपका काम पूरा कर देंगे। लोग ऐसे काम कर ही रहे हैं, सिर्फ घर बना दी, सिर्फ छत डाल दी, सिर्फ पेंट कर दिया, सिर्फ प्लस्तर कर दिया, ये तो होता ही है। तो ये ऑन इट्स ओन तो डिस्टिंक्ट है। तो क्या करें फिर? शाहिद अफरीदी कितनी ऑब्लिगेशन होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। क्यों? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है टू बिल्ड अ हॉस्पिटल। तो इसका मतलब कि वैसे तो गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट थी, लेकिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है? आपको हम अस्पताल बना कर देंगे। ठीक है, तो फिर promised goods or services are capable of being distinct because customer can benefit from goods services either on their own or together with ठीक है, लेकिन this और ये enhanced by the fact है कि competitors of entity regularly sell इस तरह की बहुत सारी चीज़ें to customers कर ही रहे हैं लोग। However, the promise to transfer goods services are not separately identifiable. This is evidenced by the fact that entity is providing significant service of integrating goods and services into the hospital combined output for which customer। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ये सारे काम इकट्ठे करके एक कंबाइंड आउटपुट बनाकर देना है जो कि एक हॉस्पिटल होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आया? एंटिटी अकाउंट्स फॉर ऑल गुड सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल पीओ। हाँ, वो अलग बात है कि सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, लेकिन इसको सेटिस्फाई
एट अ पॉइंट इन टाइम भी किया जा रहा होता है और ओवर टाइम भी। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की तो फिर अलग बात है ना, वो अलग बात है। अगर ये एट अ पॉइंट इन टाइम होगा तो उसी वक्त, नहीं तो ओवर टाइम के लिए तो फिर है ही, ठीक है। ओवर टाइम के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन और ये सारा कुछ। थोड़ी सी और हिम्मत कर लें, बस थोड़ी सी और हिम्मत। अगला बस इसके बाद है ही क्या हमारा पास पेपर है, ठीक है। थोड़ी सी हिम्मत। यू बॉट, बस इससे आगे नहीं। यू बॉट अ मीडियम साइज सूट फ्रॉम जे डॉट एंड यू ऑल्सो रिक्वेस्टेड देम टू मेक alterations in the suit. Those suit and alteration are distinct on its own, but because other suppliers are providing this alteration service, but suit and alteration are used as input to modify output, so these are not distinct in context of, so only one performance obligation, that is delivery of, ठीक है। तो जब सूट डिलीवर करेगा तो उसी वक्त दोनों का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा सेलर, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग बज़ाहिर अलग अलग नज़र आ रहे थे, ये अलग अलग नज़र आ रहे थे, लेकिन इनके बाहर मैंने डिब्बा एक ही लगा दिया, पीओ एक ही है, पीओ एक ही, ठीक है। अलग अलग नज़र आ रहे हैं। आप कप ऑफ कॉफ़ी बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो पीओ एक ही है, ठीक है जी, और इसके अंदर ही सारा कुछ पड़ा हुआ है, तीनों इकट्ठी चीज़ें पड़ी हुई। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इनकी एक ही है, ये कप है, ठीक है। सुभान अल्लाह। तो पीओ क्या है, ये इसके अंदर पड़ी हुई चीज़ें, ये तीन चीज़ें, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें, एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़, चार चीज़, ये क्या है, ये अलग अलग चीज़ें, डिस्टिंक्ट तो थी लेकिन, तो एक पीओ, ठीक है, ओके। नहीं कप है, अच्छा जी, चलें, बस बहुत हुआ। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और है, आखिरी बात। सिर्फ मेरा एक सवाल है आपसे कि मिसाल के तौर पे, चलो आपने कहा जी, एक एग्जांपल आ गई अलग अलग प्याज टमाटर, एक एग्जांपल आ गई सैंडविच। तो यहाँ पे आपने कहा कि ये अगर कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग है तो फिर 3 ऑब्लिगेशंस हैं, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इकट्ठा है तो ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन। मैं एक तीसरा केस आपके सामने लाता हूँ। आपके पास एक मोबाइल है और उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। मोबाइल है और उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर भी है। अब मोबाइल डिस्टिंक्ट है, सॉफ्टवेयर डिस्टिंक्ट है। ये मोबाइल इस सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता, ये सॉफ्टवेयर भी इस मोबाइल के बगैर नहीं चल सकता। तो ऐसा, ये वो मोबाइल है, ये वो सॉफ्टवेयर आपका जिस पर आपका मोबाइल चल रहा है। ये वो नहीं है कि जो आपने मोबाइल लेने के बाद फिर ऐप स्टोर से आपने डाउनलोड किया, ये वो नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड वाला जो है, वो एंड्रॉयड सिस्टम है आपका, iOS नहीं होता, वो एंड्रॉयड होता है। हाँ, एंड्रॉयड है तो फ़ोन और उसका एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, ये दोनों ही लाजिम मलजूम हैं। तो इनको एक ही ऑब्लिगेशन समझा जाएगा। एक मोबाइल आपने अगर देना है, आप सेलर हैं और साथ में आपने सॉफ्टवेयर भी देना है, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर उसी का हिस्सा है। हाँ, उसके बाद फिर ऊपर कोई ऐप्स हो तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये भी एक मामला था। अब थोड़ी सी एग्जांपल और हैं, फिर अब आप लोगों की बस हो गई है, इसलिए पास पेपर पे आता हूँ, बाकी बातें मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। तो आइए ज़रा तशरीफ़ की टोकरियाँ लेकर पास पेपर 13 पे, रोम्बस, नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। अच्छा, इसको छोड़ें ज़रा, बाद पहले इधर देखें, पहले इधर देखें। आपने एक प्रिंटर लिया है जी, और इस प्रिंटर को चलाने के लिए इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है। कभी आपने देखा हो ये फोटो, बस यहाँ उठ जाओ, आ गया सवाल। ये फोटो कॉपियर के पास आप जाए ना, अगर इसके पास एक बड़ी सी मशीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक स्क्रीन लगी होती है जिसके ऊपर वो एक कंप्यूटर सा चल रहा होता है, सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, वहाँ पे सारा काम हो रहा होता है ऑटोमेटिक, एटोमेटिक, ठीक है। तो ये इसी तरह से प्रिंटर जो है, इस प्रिंटर के साथ एक इसका सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर ये चल ही नहीं सकता, ठीक है। फिर ये प्रिंटर जब मिल गया, अब आपके पास आ गया, तो इस प्रिंटर के सेलर ने कहा, भाईजान हम आपको सपोर्ट सर्विस भी देंगे। क्या करेंगे जी, सपोर्ट सर्विस भी देंगे। हमने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मेहरबानी। और फिर उसने कहा जी, और जैसे जैसे अपडेट्स आया करेंगी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको आती है ना, अपडेट्स, तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अब मेरा सवाल कि
ये मैंने जो 3 खाने बनाए ये सही बनाए? सॉरी, मैंने गलत बना दिए। ये तो 4 ऑब्लिगेशंस हैं, प्रिंटर, फिर सॉफ्टवेयर, ऐसा होगा? नहीं, सही किया हमने, बिल्कुल सही किया। ठीक है, तो ओए भाई बस कर दे जी। हमने एक ऑब्लिगेशन इसको कहना है, ठीक है, ये एक ऑब्लिगेशन। फिर सपोर्ट सर्विस, आप ना करवाएं इस सेलर से अपना ये प्रिंटर सही, अगर ख़राब हो गया तो आप अपने मैकेनिक से करवा लें, अपनी गली मोहल्ले वाले इलेक्ट्रॉनिक के मैकेनिक से करवा लें। आपको अपडेट्स के बगैर क्या आपका प्रिंटर चल ही नहीं रहा होगा? चल रहा होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आप इस तरह से चलेंगे इस सवाल के अंदर। आप कहेंगे जी कि ये 3 ऑब्लिगेशंस हैं और फिर इनके अंदर इनकी अलग अलग स्टैंड अलोन प्राइस होगी। ठीक है जी, उसका आप टोटल करेंगे और फिर कोई ट्रांजैक्शन प्राइस होगी जिसको इन्हीं स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेस पे आप एलोकेट करेंगे, एंड सो ऑन। सवाल तो आपको फिर पता ही है कैसे होना है। तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ ये कुछ बातें समझानी थी। देखें कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं ये डिस्टिंक्ट वाली, ठीक है, बातें। तो ट्रांजैक्शन प्राइस, तो इस तरह से सवाल आपने करना है। ओके, अब सवाल ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं। आधे पौने सफ़े का सवाल है, देख के बंदे का त्राह निकल जाता है, पिछू निकलना कुछ भी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, शुरू करें? चलो पढ़ो 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 पढ़ो। पॉज करें ज़रा। अच्छा जी, क्वेश्चन है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 31 अगस्त 22 इन अकॉर्डेंस विद IFRS, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन एंट्रीज विदाउट डेट्स। ये बड़ा रोला है थे, चलो खैर कोई सवाल पढ़ें जी। Rhombus Limited, a supplier of high quality office equipment, has entered into following 2 contracts during the year 31 August 22. On Yakam July 22, यानी कि जुलाई अगस्त 2 महीने पहले, RL entered into a contract with Trapezoid Limited TL to sell 50 laptops at a total consideration of 10 million. 50% of laptops would be delivered on 20 July and balance on 15 August. RL was unconditionally entitled to receive full payment upon delivery of first lot of 25 laptops. However, TL paid full amount on 31 जुलाई 2022। ठीक है जी, ये तो अखीर नहीं हो गई, ये तो पास पेपर 4 हमने किया है। ज़रा देखिएगा पास पेपर 4 कर लिया है, पास पेपर 4 कर लिया है ना, बस ये उस जैसे ही, थोड़ा सा यहाँ तक। नहीं नहीं नहीं, वो को और था, तो मुझे सवाल जहन में नहीं आ रहा। हमने वो सवाल जो किया था वो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 ही था वो, मुझे जहाँ तक याद आता है। खैर चलें, छोड़ें, पढ़ें अपना सवाल। कौन सवाल कर रहे थे ये हमारा, कौन सा सवाल था? 13 जी। आगे कहता है, On 7 August 2022, contract was modified and TL ordered additional 30 laptops of 1,90,000 each for delivery on 25 August 22. These 30 laptops are distinct but do not reflect the standalone selling price. इसका मतलब एवरेज प्राइस दोबारा निकलेगी। It was agreed that TL would pay for 29 laptops only instead of 30 laptops. This discount has been given in compensation of minor defects identified in 25 laptops delivered on 20 जुलाई 2022. TL settled the balance in September 22 as per terms of contract. All laptops were delivered as agreed. हाँ जी, क्या ख्याल है, पहले पहला करना है या दूसरा करना है? पहला करो, फिर करो, फिर करो, फिर आपने करना है, जल्दी करो। आ गया सवाल, पढ़ा हुआ है सब कुछ, जल्दी करो। हिम्मत फरमाएं, हिम्मत फरमाएं। हमने जो चौथा सवाल नहीं किया था, चौथा, वो हमने जिस दिन हमने सवाल किए थे मॉडिफिकेशन वाले, जो चौथा सवाल किया था ये बिल्कुल वैसा ही है। जो चौथा सवाल किया था
कि पहले 130, वो कौन सा था यार वो जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के मैंने 4 सवाल इकट्ठे कराए थे हफ्ते वाले दिन, जिस दिन फिर मैं पढ़ा के निकल गया था। 130 ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, फिर उसके बाद 30 का, लेकिन पहले कुछ डिलीवर हो गए थे, जो रिमेनिंग थे उसमें फिर 30 ऐड हो गए थे, और उसके बाद गुड्स सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट थी लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी स्टैंड अलोन प्राइस। ये सेकंड केस था ना। उसके बाद फिर तीसरा भी हमने कर लिया, और फिर चौथे सवाल मैंने कहा था कि ये लाइक टू है, थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल ये वही सवाल है। वो पेज नंबर बताओ मुझे, क्वेश्चन 4 है, 5 से 4 नहीं था, क्वेश्चन 4 था, मुझे याद है, पेज नंबर। तो ये लाइक क्वेश्चन 4 है ऑन पेज 430। अच्छा, और जब आप ये जाकर पेज 437 को देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है लाइक क्वेश्चन 2 विद लिटिल चेंज। तो ट्राई करोगे ना, फिर इसको कल करा दूंगा, एक ट्राई है, देखो अब दोबारा पढ़ते हैं एक बार। ये याद आ गया हमें कि ये क्या था, अब इस तरह से आपने वर्किंग करनी है, बिल्कुल वैसे ही वर्किंग करनी है, कॉन्फिडेंस मिलेगा, मैं तो करा ही दूंगा। इधर देखो, 1 जुलाई 22 पर आरएल ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल 50 लैपटॉप्स, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है जी। आगे 10 मिलियन आएगा, पैसों का आना बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं, वो लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहली वर्किंग की थी, ठीक है। तो 1 जुलाई पे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 50 लैपटॉप्स, आगे 50% ऑफ लैपटॉप्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन 20 जुलाई। तो 1 जुलाई के आगे अगली डेट आपने लिखनी है 20 जुलाई, और उसका यानी कि 25 लैपटॉप आपने लिखना है डिलीवर्ड, और फिर उस दिन क्या होगा, टू बी डिलीवर्ड कितने, 25, एंड बैलेंस जो है वो 15 अगस्त को डिलीवर होना है, लेकिन उससे पहले 7 अगस्त पे, दिल कर रहा है वैसे ये सवाल करूं, लेकिन फिर साथ ही दिल कर रहा है कि अगर ये सवाल आपने खुद कर लिया ना, 7 नंबर का सवाल है, ये बात की हुई है, थोड़ा टफ टाइम आता ही है थोड़ा सा, लेकिन कर गए तो कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। चलें पढ़ तो लें ज़रा तसल्ली से एक बार दोबारा, फिर नहीं करता, ठीक है। अब ये देखो, आपने सिर्फ वर्किंग कर दूँ, सिर्फ वर्किंग, यकम दिल बड़ा कर रहा है, 1 जुलाई पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है जी, कितने लैपटॉप्स का, 50 लैपटॉप, तो चलो 50 का। उसके बाद 50 किस दिन डिलीवर हो गए, 25 नहीं, अच्छा 20 जुलाई को 25 डिलीवर हो गए, डिलीवर्ड, इसका रेवेन्यू निकालेंगे आप, है ना। उसके बाद टू बी डिलीवर्ड कितने हैं, 25 अभी बाकी थे, और ये 25 कब डिलीवर होने हैं, जाकर 15 अगस्त को। लेकिन उससे पहले, मैं बीच में नहीं कह रहा कि क्या चल रहा है, और अनकंडीशनली और लटरम और पटरम, वो आपको अलग पढ़ा हुआ है आपने, फिलहाल आप इस साइड को चेक करें अलग से जी। 7 अगस्त पे कॉन्ट्रैक्ट वाज मॉडिफाइड एंड टीएल ऑर्डर्ड एडिशनल, तो किस दिन जी, 7 अगस्त को मॉडिफिकेशन आ गई, और मॉडिफिकेशन में क्या है जी, मॉडिफिकेशन में क्या है, एडिशनल 30। अब कितने टू बी डिलीवर्ड हैं, 55, अब ये 55 हो गए, अब ये 55 इकट्ठे करेंगे हम, क्योंकि गुड्स सर्विस तो डिस्टिंक्ट हैं, सवाल ने कहा है, लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस नहीं रिफ्लेक्ट कर रही, तो फिर हमने कहा था कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अगलों को इकट्ठा कर दो, एक एवरेज रेट निकाला था, याद है, वो करना है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद वो जो पहले वाले थे जो टू बी डिलीवर्ड थे 7 अगस्त को, सॉरी ये 15 अगस्त को, तो 15 को वो हो गए डिलीवर, 25, और उसके बाद ये कहता है जी 30 लैपटॉप जो है वो ईच 90,000, 90,000 का था, वो 25 अगस्त को होने, तो एंड पे क्या लिखा होता, सारे लैपटॉप जैसे एग्री किए थे वैसे डिलीवर हो चुके हैं, इसका मतलब फिर 25 अगस्त को एक और डिलीवरी हो गई। बड़ा दिल कर रहा है कि ये सवाल आप करते, ये भी आप ही करते, कितना जी, 30, और आपका काम खत्म। उसके बाद फिर आपने वर्किंग नंबर, ये वर्किंग 1 आपने बनाई थी, याद है, बिल्कुल उस जैसा कर दिया, अब क्या मसला रह गया। वर्किंग 2 में आपने रेवेन्यू कैलकुलेशन करनी है, किस किस दिन करनी है, सबसे पहले आपने 20 जुलाई को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, फिर आपने, और इस रेवेन्यू को सारा ही हो जाना है सवाल, बस ठीक है, समझ आ रही है, 20 जुलाई को, और उसके बाद फिर आपने 20 जुलाई को नहीं, 7 अगस्त को अलग दिन में क्या करना है, आपने खड़े होकर एक एवरेज रेट निकाल लेना है, ठीक है। वो बेशक, अच्छा इस दिन वो ये है ना कि असल में इस दिन कोई चीज़ें डिलीवर हो ही नहीं रही। फिर 15 को जब आपने
दोबारा गुड्स डिलीवर करनी है तो जो एवरेज रेट आपने निकालना है, बेसिकली क्या करना है, 15 को जब आपने डिलीवरी करनी है ना, तो आपने एवरेज रेट निकाल लेना है इन 25 का और इन 30 का, ठीक है, जिस रेट के ऊपर भी थे एवरेज रेट निकल आएगा। और 15 जुलाई से ऑनवर्ड्स जितनी भी डिलीवरीज करें 15 जुलाई पर, नहीं किस दिन है, 15 अगस्त पर और 25 अगस्त पर, ये दोनों सेल्स आपने किस पर रिकॉर्ड करनी है, एट एवरेज रेट, ठीक है। लेकिन सिर्फ किसको यूज़ करके एवरेज रेट निकालना है आपने, 55 यूनिट्स को, पिछले वाली सेल को नहीं छेड़ना, ठीक है, करोगे इंशाल्लाह। अच्छा ज़रा दरमियान वाला भी अब पढ़ लें, ये तो हो गया सारा। ओके नाउ पहली बात, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कंसीडरेशन कितनी थी, 10 मिलियन। वैसे ज़रा मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ पर लिखूँ ₹10 मिलियन डिवाइडेड बाय कितने लैपटॉप से, तो कितना एक लैपटॉप का कितना, 2 लाख हो गया ना, तो 2 लाख पर लैपटॉप था। और अगले वाली कितने पर हो रही है, ये 1,90,000, तो दोनों प्राइसेस भी आ गए। जब आपने एवरेज रेट निकालना है तो 25 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करोगे और 30 को 1,90,000 से, और डिवाइड करोगे 25 जमा 30, वट एवर, क्या नहीं वो मैं बाद में देखता हूँ, फिलहाल तो मैंने बाकी काम किया जो हो गया ये, अब ठीक है ना। अब ये वर्किंग, ये रेवेन्यू, ये सब कुछ हो जाएगा इतनी सी बात से, ओके, और डन हो गया। अब आते हैं पैसों के हेर फेर की तरफ। वैसे ये बाद में करना चाहिए था सवाल, लेकिन चलो अब आप पर पड़ गया तो पड़ गया। RL ने 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट किया है और 10 मिलियन कंसीडरेशन है और बैलेंस जो है वो अच्छा, RL was unconditionally entitled to receive full payment upon delivery of first lot of 25. However, TL paid full amount on 31 जुलाई। अब फर्स्ट लॉट किस दिन डिलीवर हुई है, 20 जुलाई को, तो 20 जुलाई को इसने क्या एंट्री की होगी, रिसीवेबल, समझ आ रही है, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बनाएगा, मतलब बस भी कर देना, मैंने इसीलिए तो वो तैयारी करा दी थी आपको। खैर चले, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, दिल बड़ा कर रहा है ये सवाल मैं खुद करूं, पर आप कर दीजिएगा, ठीक है, करेंगे ना इंशाल्लाह ट्राई, हो तो गया। अब आगे पढ़ लो, चलो अब एक दफ़ा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है और फिर ये 30 लैपटॉप जो है, अच्छा, इट वाज एग्रीड दैट TL वुड पे फॉर 29। अब ये वो पॉइंट है जिसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से सिर्फ कैश को एडजस्ट कर लेना है, वो जो आपने एंट्री की थी, बेशक ओपन करके देख लीजिएगा। जब फोर्थ करवाया था तो मैंने कहा था जस्ट लाइक 2 है, बस लिटिल चेंज है, तो पूरा सवाल मैंने वही रहने दिया था, आसपास सब कुछ मिटाकर एंड पे मैंने सिर्फ एक एंट्री को दरम्यान से बदला था, ये वो बस काम करना, ठीक है, और सवाल ख़त्म। चलो दूसरा करते हैं। अब कोई एक तो करवा भी लो ना मुझसे, ये ज़रा ज़्यादा अच्छा सवाल है, ये मैं कर देता हूँ आपको, चेक करो। जी बेटा बिल्कुल, डिलीवरी तो हुई है जाकर 20 जुलाई को ही हुई है, और इसी दिन उसने लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कंडीशनल राइट टू डिलीवरी ऑफ फर्स्ट लॉट, कब, अनकंडीशनली, हाँ तो फर्स्ट लॉट, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्यों करनी है, बस रिसीवेबल और रेवेन्यू, सॉरी मुझे लगा शायद डेट आगे पीछे, वो लिख भी नहीं, तो अब ये नहीं काट रहा इसको, मैं मिटाना चाह रहा हूं पर ये नहीं मिटा रहा, जम गया है अपनी जगह पर, तो रिसीवेबल, डेबिट, रेवेन्यू, ठीक है, ये भी अड़ गया सी ताड़ी तरह। चलें जी, सेकंड, अच्छा मैंने आपको ये सवाल भी कराना है, अब 2 3 सवाल तो करेंगे इंशाल्लाह, हो जाएंगे, छोटे छोटे सवाल हैं बस, ये अब करेंगे। अब ये सवाल सॉल्व करते हैं ना, ज़रा खुश हो जाएं आप अब थोड़ा सा। जी, नेसेसरी जनरल एंट्रीज कर दें। ऑन 1 जनवरी 22, हमारा ईयर है 31 अगस्त 22, RL एंटर्ड नो कॉन्ट्रैक्ट विद क्रिसेंट लिमिटेड फॉर सेल ऑफ 10 यूनिट्स of its state of the art 3D printers. The cost and stand-alone price of goods or services, the cost and stand-alone price of goods and services include in, तो ये कॉस्ट भी है यहाँ पर और स्टैंड अलोन प्राइसेस भी है, ठीक है। इन ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर आर एज फॉलोज, यूनिट कॉस्ट है और ये यूनिट प्राइस है, कॉस्ट भी गिवन और स्टैंड अलोन प्राइस कह लें वो भी गिवन, हार्डवेयर और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर,
कॉस्ट तो इनकी अलग अलग है, लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस इनकी अलग अलग नहीं नज़र आ रही। उसकी वजह क्या है? ये प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर इसके बगैर चल ही नहीं सकता, ये प्रिंटर का हिस्सा है। जैसे आपने IS 38 में भी पढ़ा था कि वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो लैपटॉप के साथ लग कर आ रहा है उसको अलग से इंटेंजिबल में ना डालना, उसको आप PPE में ही जाने दो, वो उसी का ही हिस्सा है। कॉस्ट भी PPE के अंदर, तो ये इसी तरह से बात है, ठीक है, अलग है ही नहीं। और उसके बाद सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू नेक्स्ट वर्जन है, ये 350 कॉस्ट पड़ेगी और इसको हम सेल करेंगे 500 का। और मेंटेनेंस 1 ईयर की इसकी कॉस्ट इतनी है और यूनिट प्राइस नहीं अवेलेबल, ठीक है। शायद वो देते ही नहीं होंगे ये सर्विस, किसी और को इनको दे रहे हैं बस। ओके, सही है। अच्छा, अब पढ़ो कहानी। RL sells the 3D printer hardware along with software, as hardware cannot be used without printing software. The 3D printer remains functional without software upgrade and maintenance support. 3D printer along with software जो है वो सेल करते हैं, ठीक है। एज हार्डवेयर जो है वो चल ही नहीं सकता विदाउट प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, इसीलिए ये दोनों तो एक ही ऑब्लिगेशन है, इनको कंबाइन कर दो। ये एक PO है, ये एक PO है। ओके, डन? नहीं समझ आई? नेक्स्ट, साथ वाले को देख कर चुप करके कह दे, RL सेल सॉफ्टवेयर अपग्रेड अपॉन रिलीज टू ऑल इट्स कस्टमर। सारों को रिलीज जो कर देंगे जब अपग्रेड आएगा। आपको आ जाता है ना, अपडेट आ जाती है, ठीक है। चल, अब ये एक अलग PO है। However, RL does not provide maintenance support but were against its policy to provide it to। अब कर दिया है तो वादा, तो फिर क्या कर सकते हैं। अब ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। अब ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर वॉज सोल्ड टू CL एट एन ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ। अच्छा जी, यानी कि इनको ये क्या पड़ा हुआ है, ये आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस होती थी ना, जो ये वो है मरहूम ट्रांजैक्शन प्राइस। उसके बाद हाँ डिस्काउंटेड प्राइस हो गई ना। आप इनको ज़रा टोटल करो, सॉरी इनको ज़रा टोटल करो, यही दो मिलकर क्या बन रहे हैं, 4100। अभी तो बीच में सर्विसेज की फेयर वैल्यू भी नहीं डाली, तो डिस्काउंट तो लगा ही हुआ है ना, सर्विसेज भी देनी, डिस्काउंट तो दिया ना आपने, 4000 में ये काम कर दिया आपने उनका। अच्छा, अब अगली बात, एज पर पेमेंट टर्म्स CL पेड 30% ऑन यकम जनवरी 22 while 50% was paid on time of delivery on यकम मार्च and remaining 20 will be paid in फरवरी 2023। अब at year end 80% work was complete on new version of printing software which is expected to be released in October। अच्छे सवाल है ना ये, देखो कैसे अच्छे अच्छे सवाल है, हैवी सवाल है। चले, अच्छा अब मुझे बताएं कि ऑब्लिगेशंस कितनी हैं? 3। कहीं पर मार्कअप मार्जिन गिवन है, कहीं पर नहीं गिवन। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं कि 3600 और 500 और ये तीसरा जो है ट्रांजैक्शन प्राइस ने क्या बोली है, कितनी है, 4000 है। इसको उठाकर ज़बरदस्ती, मैंने कहा था मजबूरी में इधर ले आओ और बैलेंसिंग इसको कर लो। अब बैलेंसिंग क्या आ रहा है, माइनस, एक चीज़ की कीमत माइनस। ओहो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पार्ट 2 शुरू करना है, बोलो। अब इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी आज रेजुअल अप्रोच भी नहीं लग रही है, माजरत के साथ। क्या रेजुअल अप्रोच लग रही है? नहीं लग रही है ना। तो फिर अब क्या करेंगे, मेरे ख्याल में तो इनको मिलाकर इस प्राइस पे बेचा या इसको इस प्राइस पर बेचा, तो दोनों में से किसी एक को चेक कर लो, इसका मार्कअप मार्जिन परसेंटेज तो मिल ही जाएगा ना, तो फिर इंशाल्लाह उसको यूज़ कर लेंगे। और क्या करें, ठीक है, ज़रा इसको करें पार्ट 2 में, शुरू करते हैं, फिर इसको करें पार्ट 2।